हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी यूपी टेट की तैयारी चल रही होगी। सीडीपी की हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, हमने कई सारे टॉपिक उसमें कंप्लीट किए थे, जिसमें पहला था अदगम के वक्र। हमने जाना कि अदगम के वक्र क्या होता है, कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के वक्र बनते हैं अदगम में। फिर दूसरा हमने जाना अदगम की पठार। अदगम का पठार क्या होता है, कैसे अदगम का पठार बनता है और किन किन तरीकों से अदगम का जो पठार है उसे खत्म किया जा सकता है। और तीसरा हमने जाना अदगम स्थानांतरण या अदगम अंतरण। दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं और हमने जाना था कि कितने प्रकार का होता है अदगम स्थानांतरण और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं अदगम स्थानांतरण के। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। आज के वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसलिए हम इसे जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या होता है, फिर भी आज थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। यह अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा की मोटुम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। अगर हम अब प्रेरणा की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजी में इसे मोटिवेशन कहते हैं। तो ये मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लेकिन जो मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटुम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मोटिवेशन, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका नाम है मोटुम। और इसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है। अब प्रेरणा कहलाती है। अब प्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एक नंबर में ये विकल्प में आया है एमसीक्यू में कि अब किसे सीखने का हृदय कहा जाता है, किसे सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है, किसे सीखने का मुख्य कारक कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इस चैप्टर में, कि अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय कहा जाता है, अब प्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है और प्रेरणा को ही सीखने का मुख्य कारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना। फिर नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द मोटुम से बना, जिसका अर्थ था टू मूव। ठीक है, यानी कि गति करना। अब प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है, या किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे अभी आपका मोटिवेशन क्या होगा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही होगी? आपको कैसे भी करके 90 क्रॉस करना है यूपी टेट में। ठीक है, तो अंदर से मोटिवेशन होगा। किसी का होगा 120 पार करना है, किसी को होगा 110 से क्रॉस करना है, ठीक है, किसी का 100 क्रॉस करना होगा। तो ये अंदर से आपको प्रेरणा मिल रहा है, अंदर से आप मोटिवेट हो रहे हैं चीज़ को लेकर, और तब तक मोटिवेट होंगे जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वही होता है प्रेरणा। ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अच्छा, मोटिवेशन होना कैसा चाहिए? मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर कोई भी काम करें तो इस तरीके से करें, यानी कि सब कुछ भूल जाए, अपने चप्पल तक भूल जाए। गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आती है ये परिभाषा। ठीक है, पहली स्किनर के अनुसार है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सिंपल सी है, इसलिए आने के ज़्यादा चांस भी हैं इसके, कि अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। दूसरा गुड महोदय के अनुसार क्या है? तो गुड महोदय जो थे, इन्होंने कहा इसके बारे में कि प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये भी सिंपल सी है और आ भी चुकी है पहले। ठीक है, ये दोनों आ चुकी हैं, इसलिए अच्छे से इन्हें याद करना कि गुड महोदय ने कहा था कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा क्या है? तो किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये गुड महोदय की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रेरणा क्या है? किसी कार्य को आरंभ करने यानी कि स्टार्ट करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। और स्किनर ने कहा था कि अब प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। दोनों ही सिंपल सी हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं, अच्छे से याद कर लेना इसे। नेक्स्ट जो परिभाषा वो है आपकी क्रंच एवं क्रंचफील्ड के अनुसार। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है। और एक चीज़ और कही उन्होंने कि प्रेरणा का जो प्रश्न है वो क्यों का प्रश्न है। ठीक है, कि हम क्यों क्यों चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेरित हैं, क्यों हम ऐसे करते हैं, क्यों वैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये क्रंच एवं क्रंचफील्ड ने कहा था कि अब प्रेरणा हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है तथा प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न, ये दोनों डेफिनेशन इन्हीं की, तो ये भी याद रख लेना। और इंपॉर्टेंट आपकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी गुड महोदय की और स्किनर ने जो कहा वो। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते कि अभिप्रेरक या प्रेरक किसे कहते हैं।
अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक अभिप्रेरक कहलाते हैं। अभिप्रेरक के मुख्य 3 कारक होते हैं। देखिए, अभिप्रेरक किसे कहेंगे हम लोग? जो भी चीज़ें हमारे अंदर प्रेरणा को उत्पन्न करती हैं, जो प्रेरणा उत्पन्न करती हैं, उन कारकों को हम अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक है, और ये अभिप्रेरक जो होते हैं वो उनके मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला कि ये कार्य को प्रारंभ करते हैं, दूसरा ये क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं, तीसरा कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती ये प्रेरक क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेरक के कितने कार्य हो गए? 3 कार्य हो गए। पहला कि ये कार्य को स्टार्ट कराते हैं, यानी कि आपको जो मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है, जिन कारकों की वजह से, वो क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे वो कार्य स्टार्ट करा देंगे। दूसरा, उस कार्य को गतिशीलता देंगे ताकि आप चलते जाएं, उस क्रम में काम करते जाएं। और तीसरा, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ये प्रेरक जो होते हैं वो क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते रहते हैं कि अभी आपको लक्ष्य नहीं मिला, अभी आप मोटिवेट हैं, आपको और आगे जाना है और आगे जाना है, ऐसे करके मोटिवेट करता रहता है आपको। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अभिप्रेरक के प्रेरक किसे कहेंगे? अब प्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक अभिप्रेरक कहलाते हैं। इनके 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य को स्टार्ट करना, दूसरा गतिशीलता देना, और तीसरा जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करना। ठीक है, तो ये 3 काम हो गए। अब हमने प्रेरकों का वर्गीकरण किया है। तो जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रेरकों को बांटा है। सबसे पहले हम अब्राहम मैस्लो के हिसाब से देख लेते हैं। जो मैस्लो थे इन्होंने 2 प्रकार से प्रेरक बताए कि 2 प्रकार के प्रेरक होते हैं। पहला जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित प्रेरक। ठीक है, जन्मजात क्या अर्जित क्या हम आगे जानेंगे। तो प्रेरक 2 प्रकार के बताए हैं मैस्लो ने। एक जन्मजात होता है और दूसरा अर्जित प्रेरक, जो हम अर्जित करते हैं समाज से। और जन्मजात जो होता है वो जन्म से रहता है। ठीक है, जिसमें भूख, प्यास, विश्राम, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरे जो थे वो थे आपके थॉमसन। थॉमसन ने 2 प्रकार से प्रेरक बताए कि इनके हिसाब से भी प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। ठीक है, तो दोनों याद रखना कि पहला स्वाभाविक प्रेरक था और दूसरा कृत्रिम प्रेरक था। ये थॉमसन ने बताया। थॉमसन के बाद आए गैरेट। गैरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए कि 3 प्रकार के प्रेरक होते हैं। पहला जैविक अथवा दैहिक प्रेरक, दूसरा सामाजिक प्रेरक और तीसरा आपका मनोवैज्ञानिक प्रेरक। यानी कि गैरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, आपको याद रखना है। जैविक तथा दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो यहाँ पर मैस्लो ने 2 भागों में बांटा, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन ने 2 भागों में बांटा, स्वाभाविक तथा कृत्रिम। और गैरेट ने 3 भागों में बांटा, जिसमें जैविक तथा दैहिक प्रेरक था, सामाजिक प्रेरक था और मनोवैज्ञानिक प्रेरक था। हमने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से देख लिया कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। सबने अपने अपने तरीके से जो वर्गीकरण था वो किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रेरक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक प्रेरक और दूसरा द्वितीयक प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक कौन से होते हैं? ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करता है प्राथमिक प्रेरक कहलाता है। व्यक्ति में इनकी उपस्थिति जन्मजात होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताएं जो होती हैं आपकी उसके लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ऐसा जो प्रेरक होता है वो प्राथमिक प्रेरक कहलाता है। और व्यक्ति के अंदर इनकी जो उपस्थिति होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से होती है। मैस्लो ने इसी यानी कि प्राथमिक प्रेरक को जन्मजात प्रेरक कहा है। थॉमसन ने प्राथमिक प्रेरक को स्वाभाविक प्रेरक कहा है। और गैरेट जो थे इन्होंने प्राथमिक प्रेरक को जैविक तथा दैहिक प्रेरक कहा है। तो हमने पीछे पढ़ा था ये चीज़ कि जो मैस्लो थे इन्होंने 2 प्रकार के प्रेरक बताए, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। तो यहाँ पे जो जन्मजात प्रेरक था वो आपका प्राथमिक प्रेरक हो जाएगा। वैसे थॉमसन ने 2 बताए थे, स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। तो यहाँ पे जो स्वाभाविक प्रेरक है वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रेरक हो जाएगा। वैसे ही गैरेट ने क्या कहा था? 3 प्रकार के प्रेरक बताए थे। तो इनका जो जैविक तथा दैहिक प्रेरक था वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट आपका द्वितीयक प्रेरक। ऐसे प्रेरक जिनका अस्तित्व जन्म से नहीं होता बल्कि इन्हें सीखा या अर्जित किया जा सकता है। यानी कि ऐसे प्रेरकों की बात हो रही है, इनका अस्तित्व जन्म से नहीं होगा लेकिन इन्हें हम क्या करेंगे? वातावरण से या लोगों से सीखेंगे या अर्जित करेंगे। ठीक है, तो वो द्वितीयक प्रेरक होते हैं। हम सभी इनकी पूर्ति के बिना जीवित रह सकते हैं, यानी कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। प्राथमिक प्रेरक ऐसे होते हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे उसमें सोना आ जाता, ठीक है, विश्राम करना आ जाता, खाना पीना आ जाता उसमें। लेकिन द्वितीयक प्रेरक ऐसे होते हैं जिन्हें हम अर्जित करते हैं या सीखते हैं। ठीक है, इनके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हम सभी इनकी पूर्ति के बिना जीवित रह सकते हैं। ये जीवन को सामाजिक एवं व्यवस्थित बनाते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक प्रेरक हो जाएंगे। मैस्लो जो थे इन्होंने अर्जित प्रेरक कहा था द्वितीयक प्रेरक को। थॉमसन ने द्वितीयक प्रेरक को कृत्रिम प्रेरक कहा। और गैरेट जो थे इन्होंने द्वितीयक प्रेरक को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रेरक कहा। ठीक है, तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैस्लो ने 2 प्रकार के बताए थे। पहला था आपका जन्मजात और दूसरा था अर्जित। तो यहाँ पे जो अर्जित प्रेरक है उसी की बात की गई है, इसे द्वितीयक प्रेरक कहा इन्होंने। ठीक है, वैसे थॉमसन की बात करें इन्होंने स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक में बांटा था। तो यहाँ पर जो कृत्रिम प्रेरक है वो क्या हो जाएगा? आपका द्वितीयक प्रेरक हो जाएगा। वैसे गैरेट ने 3 भागों में बांटा था, जैविक तथा दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। तो यहाँ पे जो सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक है वो कौन सा प्रेरक हो जाएगा? वो द्वितीयक प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक प्रेरक में वो हो जाएंगे जो अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए प्रेरित करेंगे हमें। ठीक है, और ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन द्वितीयक प्रेरक ऐसे नहीं होते, इनका अस्तित्व जन्म से नहीं होता बल्कि हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। ठीक है, ये जीवन को बस सामाजिक को व्यवस्थित बनाते हैं, बाकी इनका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है,
अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो प्रेरक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जन्मजात जो प्रेरक होंगे इनके अंदर भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो भूख, प्यास, निद्रा यानी कि सोना और विश्राम, आराम करना, ये किस में आता है? तो ये जन्मजात प्रेरकों के अंदर आ जाता है। स्वाभाविक प्रेरक की अगर हम बात करें तो इसमें खेलना और सुख प्राप्त करना आता है। ठीक है, खेलना भी स्वाभाविक है और सुख प्राप्त करना भी कैसा है? स्वाभाविक प्रेरक है। जैविक अभिप्रेरक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्रोध, भय और प्रेम आता है। तीन चीज़ें आ जाती हैं, क्रोध, भय और प्रेम। तो तीनों को याद रखना कि जन्मजात प्रेरक में भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम आ जाएगा। स्वाभाविक प्रेरक में खेलना, सुख प्राप्त करना ये आ जाएगा। जैविक जो अप्रेरक होते हैं इसमें क्रोध, भय और प्रेम आ जाएगा। फिर आपका आता है कृत्रिम अपप्रेरक। अगर कृत्रिम अपप्रेरक की बात करें तो इसमें पुरस्कार आ जाएगा, दंड आ जाएगा और आपका प्रशंसा आ जाएगा कि आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो आपको प्रेरित करते हैं चीज़ें, दंड देते हैं तो वो भी चीज़ें प्रेरित करती हैं आपको, और पुरस्कार देते हैं तो वो भी चीज़ें प्रेरित करती हैं। तो ये सारे कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक की बात करें तो इसमें रचनात्मकता और जिज्ञासा आ जाती है। ठीक है, तो रचनात्मकता किसी भी चीज़ में हो या जिज्ञासा किसी चीज़ के लिए तो वो किस में आता है? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में आता है। सामाजिक अभिप्रेरक में क्या आएगा? तो इसमें प्रतिष्ठा और सुरक्षा आ जाएगा कि समाज में कैसी प्रतिष्ठा है आपकी, ये सारी चीज़ें तो सामाजिक हो जाएगा। तो सामाजिक अभिप्रेरक में आपका प्रतिष्ठा और सुरक्षा आ जाएगा। अब हम बात करें प्राथमिक अभिप्रेरक की, तो प्राथमिक अभिप्रेरक और द्वितीय अभिप्रेरक हमने अभी पढ़े। तो प्राथमिक में आपका वही आ जाएगा जो जन्मजात अभिप्रेरक है, यानी कि भूख, प्यास, कष्ट, यौन क्रियाएं, ये सारा प्राथमिक अभिप्रेरक में आ जाएगा। ठीक है, तो भूख, प्यास, कष्ट और यौन क्रियाएं जो है वो प्राथमिक अभिप्रेरक है। द्वितीयक अभिप्रेरक में आपका आ जाएगा प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो अर्जित अभिप्रेरक हैं वो भी इसमें आ जाएंगे द्वितीयक वाले में। तो ये चीज़ याद रखना कि जिज्ञासा और प्रतिष्ठा जो है आपका वो द्वितीयक अभिप्रेरक है। इसमें आपका कृत्रिम प्रेरक भी आ जाएगा और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरक भी आ जाएगा द्वितीयक अभिप्रेरक में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम जान लेते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रेरणा के सिद्धांत जिसमें कुछ सिद्धांत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग मैकडूगल का मूल प्रव्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम याद रखना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, इसे मैकडूगल का मूल प्रव्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है, तो यानी कि अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम जो मैकडूगल थे इन्होंने किया था 1908 ईस्वी में। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती हैं। यानी कि जो मैकडूगल थे इनका ये कहना था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इंसान की, वही उसके व्यवहार का उद्गम करती हैं, कि उसका व्यवहार कैसा होगा वो उसकी मूल प्रवृत्तियां बता देती हैं। किसी बालक में पाई जाने वाली वे प्रवृत्तियां जो जन्म से ही होती हैं मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो जन्म से होती हैं बच्चों के अंदर, और जो प्रवृत्तियां जन्म से होती हैं उनके अंदर वही जो होती हैं वो उसके व्यवहार को दिखाती हैं किसी भी इंसान के, कि वो आगे चलकर कैसा जाएगा। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा था। जो विलियम मैकडूगल थे इनके अनुसार क्या था कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती हैं। किसी बालक में पाई जाने वाली वे प्रवृत्तियां जो जन्म से ही होती हैं मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। ये स्वाभाविक रूप से लगभग सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी में अलग अलग पाई जाएंगी, समान रूप से सभी में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो ये जन्मजात होती हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, तो ये तो जन्मजात ही रहेंगी मूल प्रवृत्तियां। यानी कि प्रेरक को यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां कह दिया इन्होंने। इनमें क्या है कि मात्रा सभी में समान होती है, ऐसा नहीं कि मात्रा इधर उधर होगी, कम ज़्यादा होगी, सभी में समान रूप से ये पाए जाते हैं। और तीसरा है कि ये व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं। यानी कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसे संचालित करती हैं। विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि विलियम मैकडूगल ने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए 14 संवेग भी बताए हैं। ठीक है, तो वो हम आगे जान लेते हैं कि विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां व उनसे जुड़े कुल 14 मूल संवेग भी बताए। ठीक है, यानी कि जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनसे कोई ना कोई संवेग जुड़ा होता है। संवेग मतलब इमोशन, ठीक है, वो जुड़ा होता है। तो हम वो भी पढ़ेंगे कि कौन सा जो मूल प्रवृत्तियां उससे कौन सा इमोशन जो है वो जुड़ा है। ठीक है, वो भी हम जान लेते हैं। नोट करने वाली चीज़ क्या है कि संवेग पहले और मूल प्रवृत्ति उसके बाद में होती है। यानी कि मूल जो संवेग होता है, इमोशंस जो होते हैं वो पहले आते हैं, उसके बाद मूल प्रवृत्ति आती है। एक शिशु का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यानी कि किसी भी छोटे बच्चे का जो व्यवहार होगा वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। और ये चीज़ याद रखना कि संवेग जो है वो पहले और मूल प्रवृत्ति उसके बाद में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवेग जान लेते हैं। संवेग क्या है? ये भावनाओं, मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू है। संवेग मनोशारीरिक होते हैं, ये मन के द्वारा नियंत्रित
और शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो आपने संवेग देखे, आपके जो इमोशंस होते हैं, चाहे रोना आ रहा हो आपको, चाहे हंसना आ रहा हो, तो ये होता है क्या कि मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं और शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, यानी कि शरीर से आपको दिख जाएगा और मन के द्वारा आप कंट्रोल कर लेंगे उन्हें। संवेग के उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जब भी कोई संवेग उत्पन्न होता है उसके बाद जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति को याद रखना कि ये सबसे पहले संवेग को याद रखना कि ये भावनाओं और मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू हैं। संवेग जो होते हैं वो मनोशारीरिक होते हैं, यानी कि मन के द्वारा नियंत्रित और शरीर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। संवेग के उत्पन्न होने पर जो क्रिया होगी उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम 14 संवेग जो हैं वो जान लेते हैं और उनकी जो मूल प्रवृत्ति हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भय की। भय एक संवेग है, यानी कि डर जो है वो कैसा है, एक संवेग है, एक इमोशंस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसकी मूल प्रवृत्ति होती है पलायन, यानी कि भागने की प्रवृत्ति। अगर आपको कभी भी डर लगता है तो आप एकदम भागते हैं। जैसे रात के टाइम पे आप कहीं सुनसान इलाके से जा रहे हो, कोई हल्की सी आवाज़ निकाल दे, एकदम डर के एकदम भागते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे संवेग जो है वो भय है और उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी पलायन, यानी कि भागने की प्रवृत्ति। दूसरा जो संवेग है वो आपका क्रोध, जब आपको गुस्सा आती है। इसकी मूल प्रवृत्ति जो है वो है आपकी युत्सा, यानी कि युद्ध को चाहने की प्रवृत्ति। आप एकदम लड़ाई दंगा चाहते हैं, एकदम गुस्सा अगर आपको आ जाएगा तो आप कुछ नहीं देखते, बड़ा छोटा एकदम लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वही है, इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी युत्सा या युद्ध को चाहने की प्रवृत्ति। तीसरा जो संवेग है वो है आपका भूख है, आपको भूख बहुत तेज लगती है, तो उसकी मूल प्रवृत्ति यही होगी कि भोजन को खोजने की प्रवृत्ति। ठीक है, आप भोजन खाने या उसको खोजने की प्रवृत्ति जो है वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। चौथा जो संवेग है वो आपका घृणा है, यानी कि किसी चीज़ से घृणा है आपको, तो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है अप्रियता, दूसरों को पसंद ना करने की प्रवृत्ति। अगर आपको कोई इससे घृणा हो जाए तो आप उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे दूर दूर भागते हैं। फिर पांचवा जो संवेग है वो है आपका वात्सल्य, यानी कि जो माता पिता होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये देखा जाता है या दादी बाबा के अंदर देखा जाता है। तो वात्सल जो है इसकी मूल प्रवृत्ति होती है पुत्र कामना या संतान की कामना। ठीक है, तो वात्सल जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, पुत्र कामना या संतान की कामना। इसके बाद जो नेक्स्ट संवेग है वो है आपका कष्ट, और कष्ट की मूल प्रवृत्ति होती है संवेदना या दया की प्रवृत्ति, यानी कि किसी को कष्ट में आप देखते हैं तो आपको एकदम दया आती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो कष्ट हो जाएगा वो संवेग हो जाएगा और जो मूल प्रवृत्ति हो रही उसकी वो हो जाएगी संवेदना या दया की प्रवृत्ति। नेक्स्ट जो संवेग है आपका वो है आपका आश्चर्य, या आपको किसी चीज़ को लेकर आश्चर्य होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी कि एकदम जिज्ञासा आपके अंदर आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपकी जो संवेग है वो है आपका कामुकता, और कामुकता की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है काम की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका संवेग है वो है आपका आत्महीनता, और आत्महीनता का जो मूल प्रवृत्ति है वो विनीत भाव है। नेक्स्ट आपका आत्माभिमान जो आपका संवेग हो जाएगा, और इसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी गौरव या श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। ठीक है, तो गौरव या श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। नेक्स्ट जो आपका संवेग होगा वो होगा आपका एकाकीपन, और एकाकीपन की जो मूल प्रवृत्ति है वो हो जाएगी आपकी सामूहिकता। फिर नेक्स्ट है आपका अधिकार भावना जो संवेग हो जाएगा, और इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो हो जाएगी आपकी संग्रह। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका संवेग है वो आपका करुणा, और करुणा का जो मूल प्रवृत्ति होता है वो होता है आपका शरणागत। ठीक है, अब जो लास्ट जो आपका संवेग है 14वां, उसका नाम है कृतिभाव, और कृतिभाव की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है आपकी रचनाभूति या रचनात्मकता की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये 14 संवेग हैं और इनकी ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं। हमने मैकडोगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत देख लिया, अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। ठीक है, इसी को हम लोग आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये तीनों ही किसके हो जाएंगे, मैस्लो के। अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत दिया था, इसे कई नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, दूसरा नाम है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, और तीसरा नाम है इसका स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। तीनों ही नाम याद रखना, प्रतिपादक इसके अब्राहम मैस्लो हो जाएंगे। मैस्लो ने आवश्यकताओं और अभिप्रेरकों को एक क्रम में रखा और ये बताया कि मानव जीवन में कुल आवश्यकताओं की संख्या 5 होती है। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, जो भी इंसान की आवश्यकताएं होती हैं जिंदगी भर की, या जो भी अभिप्रेरक होते हैं, उनको इन्होंने एक क्रम में रखा और ये बताया कि मानव जीवन में कुल आवश्यकताओं की संख्या सिर्फ 5 होती है। 5 तरीके की आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के पूरे जीवन में, उसके अलावा अगर कोई भी आवश्यकता वो इसी में आ जाएगी। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी आवश्यकता को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है तो निम्न क्रम की मांग का पूरे होने पर ही वह उच्च क्रम की मांग के लिए प्रयास करता है। तो ये इनका कहना था अब्राहम मैस्लो का। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बांटता है, जो भी उसकी कमियां हैं, जो भी आवश्यकता है, उसे एक श्रृंखला से एक बांटता है, तो वो क्या करेगा, पहले निम्न क्रम की जो मांग होती है उसे पहले पूरा करता है, उसके बाद जो उच्च क्रम की मांग होती है उसके लिए प्रयास करता है। जैसे आपकी जो बेसिक नीड है, खाना, पानी, ठीक है, नींद, यौन क्रियाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये आप सबसे पहले पूरा करेंगे। जब ये आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब आप उच्च स्तरीय जो मांग होगी उसकी तरफ जाएंगे, मतलब मकान वगैरह आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, समाज में जो इज्जत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यही अब्राहम मैस्लो ने कहा कि पहले निम्न क्रम की मांग को पूरा करता है, उसके बाद उच्च क्रम की मांग के लिए वो प्रयास करता है।
अब जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने आवश्यकताओं को कुल 3 भागों में बांटा है। पहला निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जिसमें आपकी शारीरिक, जैविकी आवश्यकताएं आ जाएंगी, जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ, नींद हुई, यौन क्रियाएं हो गई। उसके बाद आती हैं आपकी मध्य स्तरीय आवश्यकताएं, जिसमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता आ जाएगी, आतंकवाद से सुरक्षा आ जाएगी, कानून या मकान की आवश्यकता आ जाएगी। उसके बाद इसी में आपका सामाजिक आवश्यकताएं आ जाएंगी, इसमें परिवार, समाज की आवश्यकता रहेगी आपको। दूसरा आपका तीसरा जो है इसमें वो सम्मान आ जाएगा, उपलब्धि आ जाएगी, दूसरों से सम्मान, आत्मसम्मान, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद इसे बांटा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में, और जो उच्च स्तरीय आवश्यकता है उसमें आत्मानुभूति आ जाता है। ठीक है, तो कुल तरीके से आपको बताया मैंने कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने बताई, जिसमें निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शारीरिक, जैविक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, नींद, यौन क्रियाएं आ जाएगा। मध्य स्तरीय आवश्यकताओं में आपका सुरक्षा की आवश्यकता आ जाएगी, सामाजिक आवश्यकता आ जाएगी और सम्मान की आवश्यकता आ जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें हैं मध्य स्तरीय में। और जो उच्च स्तरीय है इसमें आत्मानुभूति आ जाएगा, यानी कि कुल 5 तरीके से इन्हें बांटा गया है। कुल 5 आवश्यकताएं बताएगी, जिसमें निम्न स्तरीय में 1 चीज़ आ जाएगी, मध्य स्तरीय में 3 चीज़ें आ जाएंगी, सुरक्षा की भावना, सामाजिक आवश्यकता और सम्मान, और उच्च स्तरीय में आपका आत्मानुभूति आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब देखिए, जो उच्च स्तरीय आवश्यकता है, यह सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है, यानी कि आत्मानुभूति की बात हो रही है, ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। इसमें अपने अंदर छिपी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। आत्मानुभूति का मतलब यही कि सेटिस्फैक्शन, आपको अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, आप मोह माया सब कुछ त्याग चुके हैं, तो वो वाली होती है उच्च स्तरीय आवश्यकता। ठीक है, तो ये सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। इसमें अपने अंदर जो छिपी क्षमताएं होती हैं उनको विकसित किया जाता है। अब देखिए, इसे बांटा कैसे गया है, तो मैंने आपको बताया कि कुल 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं। जिसमें सबसे पहले आएगी आपकी शारीरिक आवश्यकता, जो सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है, इसीलिए इसे देखिए सबसे नीचे लिखा गया है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे, जिसमें भूख, प्यास, नींद, यौन क्रियाएं आ जाएगा। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब आप पाएंगे सुरक्षा की भावना आपके अंदर आएगी। तब आप सुरक्षा चाहेंगे, तो सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी आपके अंदर। आतंकवाद से सुरक्षा हुई, कानून मकान की आवश्यकता हुई, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आपके अंदर आएगी सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में जैसे परिवार हो गया, समाज की आवश्यकता, एक समाज आप चाहते हैं, एक अच्छा समाज जिसमें आपका परिवार रह सके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका आएगा सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में क्या है कि आप उपलब्धि चाहते हैं, कोई दूसरों से सम्मान चाहते हैं, आप अपना आत्मसम्मान चाहते हैं। ठीक है, वो सबसे बड़ा हो जाता है आपके लिए, तो सम्मान की भावना आपके अंदर आ जाएगी। फिर जो लास्ट आपकी मांग है वो सबसे उच्च स्तर की है, वो है आपकी आत्मानुभूति। आत्मानुभूति सबसे उच्च स्तर की मांग बताई जाती है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने अंदर छिपी जो क्षमताएं होती हैं उन्हें विकसित करते हैं। इसमें मोह माया से मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आत्मानुभूति का मतलब खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये वो वाली आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुल 5 आवश्यकता है। अगर लिखने को आएगा कि पहले नंबर पे कौन सी होगी, सबसे निम्न स्तर पे कौन सी होगी, तो शारीरिक आवश्यकता आ जाएगी। और सबसे उच्च स्तर पे कौन सी होगी, तो आत्मानुभूति होगी। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे से याद रखना कि निम्न स्तर पे शारीरिक आवश्यकता होती है, निम्न स्तरीय आवश्यकता है ये, और सबसे ऊपर होती है आपकी उच्च स्तरीय आवश्यकता में आत्मानुभूति। तो ये क्वेश्चन जरूर बनता है, तो अच्छे से याद रखना कि अब प्रेरणा का मार्ग सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। और उन्होंने कुल कितनी आवश्यकताएं बताई मनुष्य जीवन में, तो 5 आवश्यकताएं बताई थी। अब प्रेरणा के और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, तो बस आपको ये नाम याद रखने की किसने कौन सा सिद्धांत दिया। तो अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। फिर है कि अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, तो अभिप्रेरणा का जो क्षेत्र सिद्धांत है ये कुर्ट लेविन ने दिया था। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, तो कुर्ट लेविन ने दिया। फिर है कि अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया, तो ये C.H. हल ने दिया था। ये भी याद रखना कि C.L. हल जो थे इन्होंने दिया था अप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। फिर कि अप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया, तो ये हॉफमैन ने दिया था अप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। और फिर लास्ट है कि अप्रेरणा का आनुवंशिकता पैटर्न सिद्धांत किसने दिया, तो ये लॉरेंस ने दिया था। तो पांचों के नाम याद रखना कि बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अब्राहम मैस्लो वाला, वो भी याद रखना, सभी के नाम याद रख लेना। ठीक है, कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो हम याद रखेंगे सबसे पहले कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैकडोगल ने दिया अप्रेरणा का। दूसरा है आपका कि अप्रेरणा का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किसने दिया, कोर्ट लेविन ने दिया। फिर था कि जो अप्रेरणा है उसका मार्ग सिद्धांत किसने दिया, या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया। फिर है कि अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया अप्रेरणा का, तो कोर्ट लेविन ने दिया। अप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया, C.L. हल ने दिया। अप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया, हॉफमैन ने दिया। और अप्रेरणा का आनुवंशिकता पैटर्न सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस ने दिया। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फिर से याद रखना कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं किसी भी इंसान की, ठीक है, वो किससे प्रभावित करती हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। किसी की मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं ये उसके व्यवहार को दिखाएगा मनुष्य के। ठीक है, दूसरा है कि अधगम का हृदय एवं स्वर्णपथ अप्रेरणा को कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
कि अधगम का हृदय और स्वर्णपद किसे कहा जाता है। तो अप्रेरणा को ही अधगम का हृदय और स्वर्णपद कहा जाता है, क्योंकि ये सीखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो इसीलिए इसे अधगम का हृदय और स्वर्णपद कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम पढ़ेंगे ध्यान एवं रुचि के बारे में, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आएगा स्मृति और विस्मृति, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं आपके, वो कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए। मैंने जो भी आपकी प्लेलिस्ट थी उसे अच्छे से लगा दिया, क्लास वाइज उसमें डाल दिया सारा, तो आप क्लास वाइज सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।